अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वे फिज़िक्स। बेटा आज जो हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बोहर मॉडल की तरफ जाने से पहले इससे पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई। उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इससे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, पहले वो देखेंगे, इसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें बच्चों, जो हिस्ट्री में आता है इस मॉडल के, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने हमें ये बताया कि मैटर मेड अप ऑफ एटम, मैटर एटम से बना है और हर एलिमेंट एटम का डिफरेंट है। ये जॉन डाल्टन ने हमें ये चीज़ पहले बताई। ठीक है, पहले नाम से ही देखें एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे हम एटम की बात करेंगे। पीछे हम सब एटॉमिक लेवल में गए थे, इलेक्ट्रॉन जो लाइट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ड्यूअल नेचर है। ठीक है, अब यहाँ हम एटम को डिस्कस कर रहे हैं, उस एटॉमिक लेवल पे हम लोग गए हुए। तो मैटर क्या है, एटम से बना हुआ है उसने कहा है। उसके बाद एवरी एलिमेंट जो होगा मैटर का वो डिफरेंट है। उसके बाद जे थॉमसन ने कहा क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, और उसको छोड़ें, ये चीज़ उसकी इम्पोर्टेंट थी कि उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद लॉर्ड रदरफोर्ड आया, उसने फोटोन को डिस्कवर किया, उसके साथ ही उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं एटम के अंदर जो कुछ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नील बोर आए। नील बोर ने क्या किया, इसने जो प्रेजेंट की थ्योरी मॉडल वो किसकी बेस पे थी, एंड्री डी ब्रोगले की अजम्पशन पे थी। जो ये ऐसी थ्योरी थी जिसके बाद जो हमारे अब मॉडल जो एक्सेप्टेड है वो इसी नील बोहर की थ्योरी में अल्टरेशन लाने के बाद आया, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो अभी तक चल रहा है, जिसको जो बेस करता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर के ऊपर। ठीक है, तो जो ये नील बोहर की अजम्पशन थी इसी में अल्टरेशन करके ये मॉडल लाया गया जो अभी प्रेजेंट में अभी तक ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये था थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। अब हम आते हैं बेसिक टॉपिक की तरफ। जो हमारा बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ जिस एटम की बात कर रहे हैं हम वो हाइड्रोजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसने हाइड्रोजन एटम्स को लेके एक मॉडल दिया, पोस्टुलेट दिए। 3 पोस्टुलेट थे, 3 बेसिक पोस्टुलेट ऑफ मॉडल, बोहर्स मॉडल। ठीक है, सबसे पहले हम इन पोस्टुलेट का डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसने बेसिक पोस्टुलेट दिए हमें इस मॉडल में। सबसे पहला देखें पोस्टुलेट है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो एक सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव करेगा, लेकिन वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ विदाउट रेडिएटिंग। अब यहाँ पे देखें वर्ड मैंने यूज़ किया विदाउट रेडिएटिंग, ये अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या है इसका। और दीज ऑर्बिट्स आर डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। इन ऑर्बिट्स को कहा जाता है कि वो डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स हैं एटम की। अब इस बात को ज़रा समझते हैं। नील बोर की थ्योरी से पहले जो थ्योरी आई थी रदरफोर्ड मॉडल की, उस थ्योरी में क्या कहा गया था पहले वो देखते हैं वो क्या था। इस थ्योरी में उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, उसकी वो किस तरह रिवॉल्व करेगा, ये इस तरह मूवमेंट करते करते जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा उसके ऑर्बिट्स कम होते जाएंगे। वो कम होते होते इस पॉइंट पे आके वो न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा। कंटिन्यूसली वो कह रहा था ये एनर्जी को रेडिएट करता जा रहा है।
यहाँ से आते होते वो एनर्जी निकाल रहा है, निकालते 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 इस पॉइंट पे आके उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और वो फॉल कर जाता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन। ये थी थ्योरी हमारी रदरफोर्ड की। ठीक है, तो इस थ्योरी में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के गिर्द, वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा, एनर्जी बाहर निकालता रहेगा। ठीक है, एंड देन फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये थी थ्योरी इसकी रदरफोर्ड मॉडल की, जो कि बहुत बड़ा एक फॉल्ट था इस थ्योरी के अंदर, इस मॉडल के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल नहीं करता न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, इसकी थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है फॉल कर जाएगा कंटिन्यूसली रेडिएटिंग एनर्जी। अब बोहर का मॉडल देखें, बोहर ने कहा कि वो विदाउट एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, वो उसके इर्द गिर्द क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इसने ये मॉडल जो किसके ऊपर बेस करके दिया था, जैसे पीछे इलेक्ट्रॉन जो बताया गया था डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस में कि वो ड्यूअल नेचर रखता है, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगर वो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है तो वो बाउंड है ऑर्बिट्स के अंदर और वो रेडिएट एनर्जी नहीं करेगा। अब ऑर्बिट्स की बात हो रही है, ये क्या है ये देखें। हम कहते हैं एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। हम ये इस तरह के सर्कल ड्रॉ करते होते हैं, ये सर्कल हमें क्या बता रहे होते हैं, ऑर्बिट्स। ये सर्कल दिखा रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे सन के गिर्द घूम रही होती है हमारी ज़मीन अर्थ। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, तो ये इस तरह सर्कुलर में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर इस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, वो भी इसी सर्कल में घूम रहा है। अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो भी इस ऑर्बिट में अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है इलेक्ट्रॉन आगे जाके इस ऑर्बिट में खुद से आ जाएगा अपनी एनर्जी रेडिएट करके, और यहाँ से जो है इस ऑर्बिट में आ जाएगा एनर्जी रेडिएट करके। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो है वेव नेचर ये बताती है कि ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। जैसे देखें, ज़मीन है, सन के गिर्द घूम रही है। ठीक है, और ये सन जाहिर सी बात है कोई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है। ठीक है, और ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अर्थ को, और अर्थ को अट्रैक्ट करता है। अर्थ उसके गिर्द यूं फिर इस तरह सर्कुलर में घूम रही होती है। ठीक है, लेकिन क्या ये अर्थ इसके ऊपर गिरती है? नहीं। तो इस तरह तो हम कहें ना कि ये भी अगर अर्थ भी कोई एट अ टाइम एनर्जी रेडिएट कर रही होगी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसी तरह सेम बिहेवियर इसका भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है फिर बस उसी ऑर्बिट में रहेगा, ना कि वो अपना ऑर्बिट चेंज करके रेडिएट एनर्जी करेगा, बल्कि वो अपने ही ऑर्बिट में इसी तरह सर्कुलर में घूमता रहेगा। ठीक है, तो फिर ये आपके पास था एक एटम, और ये हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये आगे नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं है, वो अभी आपको चाहिए भी नहीं है। ठीक है, ये थी किसकी, बोहर का मॉडल था, फर्स्ट बोहर का मॉडल, कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे और वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, और जो इनको इस सर्कुलर ऑर्बिट में बाउंड किए रखा हुआ है वो क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को उस ऑर्बिट के अंदर बाउंड करके रखा हुआ है। ठीक हो गया, ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट की तरफ आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है, सुने। Only those orbits are allowed for which the angular momentum is integral multiple of h over 2 pi। कहते हैं कि वही ऑर्बिट अलाउ करेंगे
अलाउ करेंगे उन ऑर्बिट्स को जिन ऑर्बिट्स में अगर रहना है तो एंगुलर मोमेंटम उनका क्या होना चाहिए, h/2π। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने अगर उस ऑर्बिट में रहना है तो उसका एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू h/2π। ठीक है, अभी ये बात समझे ज़रा। जब हम एटम की बात कर रहे होते हैं, एटम हर जगह नहीं एग्जिस्ट कर सकता। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए होती है उस जगह पे रिसाइड करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टेयर है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट स्टेयर से इस सेकंड स्टेप में जाने के लिए हमें डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे, ना कि हम पहले इस पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज़ 1.5। डायरेक्ट हम इस पॉइंट पे जाएंगे। इस तरह सेकंड से इस थर्ड वाले में जाने के लिए तो हम थर्ड में डायरेक्ट जंप करेंगे, ना कि इस पोजीशन में जाएंगे, दैट इज़ 2.5। इसी तरह थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए भी हम इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे बल्कि डायरेक्ट 4 पे जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जो है, अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉन अगर उसका मोमेंटम क्या है h/2π होगा, तभी वो इस एक ऑर्बिट में अलाउ होगा कि वो स्टे करे। ठीक है, इस तरह अगर हम कहें कि इस पोजीशन में जाना है तो अगर यहाँ पे 1 स्टेप हो जाएगा, तो सेकंड पे जाना है तो p मोमेंटम हमारा होना चाहिए 2h/2π। इसी तरह अगर थर्ड में जाना है तो p इज इक्वल्स टू मोमेंटम होना चाहिए 3h/2π। ये बढ़ता रहेगा, लेकिन h/2π इंटीग्रल मल्टीपल लाजमी इसके साथ होना चाहिए। तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू nh/2π, where n is equal to 1 2 3 4 5 up to so on। n is not equal to 1.5 1.6 1 point something आगे 2.5 जो भी है। ठीक है, तो ये इसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट हैज़ क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन यही बताती है कि ये एक इनकी स्पेसिफिक एक पोजीशन होती है, सिर्फ उसी में ये रिजाइड कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी पोजीशन पे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अभी हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ p इज इक्वल्स टू nh/2π है, और इसके बाद आपके बुक पे p की जगह लिखा हुआ है mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ये कैसे आया है ये आगे हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं इन ऑर्बिट्स की। ये है फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू 1h/2π। अभी मैंने आपको समझाया। तो सेकंड ऑर्बिट है उसका 2h/2i। थर्ड ऑर्बिट है 3h/2π। ठीक है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है, और n इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बता रहा होता है। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए, आगे डिटेल में जब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ये जो आई है ये इक्वेशन, ये कहाँ से आई। अब हम इसको देखते हैं। ये जो बोहर ने डी ब्रोगली की इंटरप्रिटेशन ली थी, उसको देख के उसने ये जो है हमें इक्वेशन दी, जो कि आगे क्वांटम फिज़िक्स में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बहुत अहम रोल रखती है। ठीक, इससे आगे बहुत सारी चीज़ें न्यू आई। आते हैं हम ज़रा इस टॉपिक के ऊपर। इसने क्या किया, उसने एक स्टेशनरी वेव ली। स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। उन वेव का क्या होता है कि जब हम किसी एक पॉइंट से
एक रबर या कुछ भी अटैच कर दें, जब हम उसको मूव करते हैं आगे भी एक हमने स्ट्रिंग अटैच किया होता है, कोई एक रुकावट अटैच की होती है, ठीक है। जब उसके साथ जाके ये वेव यहाँ से बनती आ रही है और इसके साथ टकराती है, टकराने के बाद वहीं से भी बैक हो जाती है, तो उन वेव्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इस डायरेक्शन फॉरवर्ड में जा रही है और दूसरी बैकवर्ड में जा रही हैं, इन दोनों के मिलने से जो वेव बन रही होती हैं वो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने डिस्टर्बेंस दी, आगे वो रिकवर थी, उस रिकवर से टकराने के बाद फिर वेव वहाँ से बैक हो गई, ठीक है। उनसे जो वेव बन रही होती हैं वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में नोड्स और एंटी नोड के बारे में पढ़ा होगा स्टेशनरी वेव में, ठीक है। ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है दो वेव का, ठीक है, वो ये जो है ये नोड कहलाता है, और ये जो पॉइंट होता है ये एंटी नोड कहलाता है। नोड टू नोड, दो कंजक्टिव नोड या दो कंजक्टिव एंटी नोड, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 लैम्डा होता है, ठीक है। यहाँ दो कंजक्टिव नोड्स या दो कंजक्टिव एंटी नोड्स, और जो हमारे पास ये लूप्स बन रहे होते हैं वो हमें एन बताता है। लूप्स किस तरह, अब ये एक वेव जा रही है, ठीक, ये एक कंप्लीट लूप है इसका, ठीक, ये एक लूप कहलाएगा। और यहाँ पे लूप देखें कितने बन रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 लूप मेरे बन रहे हैं यहाँ पे, 3 4 5, यस, ठीक है। नंबर ऑफ लूप यहाँ पे 5 बन रहे हैं। अब उसने कहा कंसीडर करें कि इसकी होल लेंथ L है, ठीक है। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कराता है, वो भी एबिलिटी रखता है कि वो क्रिएट करे n वेवलेंथ। कैसे, अभी हम देखेंगे। अब वो रिवॉल्व कर रहा है, हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर रखता है, वेव नेचर रखता है तो मतलब वो वेव्स प्रोड्यूस करता होगा। वेव्स किस तरह की होंगी, इस तरह की स्टेशनरी वेव्स होंगी, ठीक है। तो जब वो सर्कुलर में मूव कर रहा है तो मतलब कि वेव हमारी सर्कुलर में बनेंगी, ठीक है। अगर ये स्टेशनरी लूप हम लें यहाँ पे, इस टाइम हमारा L इक्वल होता है, लेंथ जो होती है वो n लेमडा की इक्वल होती है, और n मस्ट बी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और n वही याद रखेगा, कभी भी ये नहीं हो सकता, पॉइंट्स में नहीं होंगी वैल्यू। अब हम क्या कहते हैं कि करते हैं कि लेट दिस ऑर्बिट कैन बी टेकन इन सर्कुलर फॉर्म। इन्हीं वेव को हम इलेक्ट्रॉन में अगर लें तो उसकी सर्कुलर फॉर्म में, तो हमारे पास किस तरह की वेव बनेंगी, ठीक है। तो ये लूप्स मैंने बनाए जो हैं एंटी नोड से एंटी नोड 1, ये 2, ये 3, यहाँ नंबर ऑफ लूप हमारे बने 3, ठीक है। ये एक लूप है, ये दूसरा लूप, और ये तीसरा लूप, और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस 1 लैम्डा, ठीक है। सर्कुलर में है तो हमने एक सर्कुलर शेप कर दी, और हम जानते हैं सर्कुलर शेप में उसका हाफ जो होता है वो इक्वल होता है रेडियस के, रेडियस ऑफ सर्कल, और इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास सर्कुलर की वो होती है 2πr। हमारे पास L इक्वल है, L इज इक्वल टू n लैम्डा, L की जगह हम पुट कर देते हैं 2πr। आगे देखते हैं क्या होता है, L की जगह हमने 2πr पुट कर दिया, यहाँ से वेव लेंथ निकाल ली 2πr डिवाइड बाई n, ठीक हो गया। अब ये हमने स्टेशनरी ऑर्बिट से लिया है, और जो कि सर्कुलर स्टेशनरी वेव को लेके उनको सर्कुलर ऑर्बिट में हमने कर दिया। अब हम जानते हैं कि डी ब्रोगली की इक्वेशन के मुताबिक वेवलेंथ इक्वल होती है h/p के, दैट इज़ h/mv। अब दो वेवलेंथ आ गई 1 and 2, इन दोनों को कंपेयर किया हमने। कंपेयर करने के बाद ये mvr इधर ही लिख लेते हैं, ये nh इधर आ गया डिवाइड बाई 2π। ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई जो हमें नील बोर ने दी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, mvr इज इक्वल्स टू nh कट, या mvr इज इक्वल्स टू nh कट। आगे ये भी यूज़ हुई हुई है, आगे जब आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। h कट हमें पता है इक्वल होता है h/2π, ठीक है। अब यहाँ पे भी n ये क्या बता रहा है कि n हैज़ ओनली इंटेग्रल मल्टीपल। वही स्टेयर वाली एग्जांपल याद रखिएगा कि हम कभी भी
इस मिडल वाले पॉइंट पे इस स्टेप पे नहीं जा सकते। वी हैव टू शिफ्ट 1 to 2 स्टेप, 2 से 3। तो हमें ये जंप लगाना पड़ेगा 1 से सेकंड स्टेप में अगले स्टेप में जाने के लिए, इसी तरह सेकंड को थर्ड में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी यही बिहेव करता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कभी भी ये नहीं हो सकती। बाकी आगे अभी अभी मैं कराऊंगी आपको, तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। ये देखें, मैं आपको उससे बताती हूँ उस बात का मतलब क्या है। ये हमें नील बोर ने दिया था, ठीक है। और ये जो था मैंने सबसे पहला आपको बताया था वो यूं था, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये देख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा है वो साइज़ अपना कम करता है, जो रेवोल्यूशन है कम करता जा रहा है, मतलब वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करता जा रहा है। करता करते वो जाके यहाँ इस पॉइंट पे न्यूक्लियस के ऊपर गिर गया। ये थी इसकी रदरफोर्ड की। अब ये देखें, नील बोर ने क्या कहा कि ये सारे जो है बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट में जाना है, ये जैसे इस थ्योरी के मुताबिक था वैसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ने इस लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, उसके लिए उसको एकदम इतनी ही एनर्जी रिक्वायर होगी जितनी मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेप से उस स्टेप में जाना है तो ये 1 से सेकंड स्टेप में जाएगा, ना कि ये यहाँ से रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पे जंप मार देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट एनर्जी लेगा और इधर से ही डायरेक्ट उस पर जंप मार देगा, ठीक है। ये रिवॉल्व करता रहेगा लेकिन एनर्जी लेने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे जंप मार देगा, ठीक है। तो वो जो ये स्टेप 1 ले लें, ये स्टेप सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, ठीक है। तो 1 से 2 पे जाने के लिए जंप लगाएगा वो, इसी तरह 2 से 3 में जाने के लिए डायरेक्ट जंप लगाएगा। ये नहीं कि यहाँ आएगा थोड़ी देर एग्जिस्ट करेगा फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे थर्ड पोस्टुलेट जो आप बार बार पढ़ चुके हैं, वो पहले से भी आपको पता होगा क्या था। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी स्टेट से या लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है। दैट इज़ जंप फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट को हम कह देते हैं कि E2 टू लोअर एनर्जी स्टेट E1, अ फोटोन ऑफ एनर्जी इज इमिटेड। अब ये देखें, अब उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, ये E2 और ये E3 है, ठीक है। हायर से लोअर की तरफ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये हायर लेवल ये लोअर की, तब एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। और वो जो एनर्जी एमिट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी, ठीक है। अब हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, या एनर्जी जब लोअर से हायर की तरफ जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये बात ज़रा समझें। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है हमारे पास लोअर ऑर्बिट और ये है हायर। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ जाना है, यहाँ जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो तब एनर्जी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो लोअर से हायर जाने के लिए एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट से, दैट इज़ हायर ऑर्बिट, इससे इसमें जाना है, अब ऑलरेडी इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जब वो इसमें जंप करेगा तो तब वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है।
एमिट करेगा किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, HF। तो E2 एनर्जी जो हायर से आई है वो माइनस कर देंगे E1 से, ठीक है। तो ये आपके पास होगी इक्वेशन, ये रही। HF is E2 minus E1 when electron absorb energy it goes to lower to higher state। ठीक हो गया। आज का टॉपिक बस यहाँ तक था बच्चों। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में करूँगी, ये पार्ट 1 था, अभी ये लेक्चर रहता है। आगे हम क्वांटाइज रेडियाई फाइंड करेंगे, उसके बाद एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।